महाराष्ट्र में बिछेगी चुनावी बिसात। महाराष्ट्र पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी शिंदे गुट के साथ ही मैदान में उतरेगी। वहीं उन्होंने शिवाजी की थीम पर बनी शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन किया। अमित शाह ने यहां बताया कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा थे और इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में शाह ने बड़ा संदेश दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी हमेशा केंद्र बिंदु रहे हैं। शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह थीम पार्क के लोकार्पण के लिए इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। थीम पार्क के उद्घाटन समारोह में उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ मौजूद रहे। शिव सृष्टि थीम पार्क शिवाजी महाराज के जीवन को प्रदर्शित करने से लेकर आगरा से उनके चमत्कारी पलायन सहित मराठा साम्राज्य के किलों की महिमा को 3D तकनीक के जरिए बताता है। यहाँ पर्यटक 3D तकनीक के जरिए शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और वीर गाथा को जान सकेंगे। शिव सृष्टि पार्क के उद्घाटन के साथ ही शाह कई बिसात बिछा आए। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शाह की यात्रा से महाराष्ट्र में बीजेपी नया सियासी संदेश दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा कर दी कि वो शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसे शिंदे गुट के लिए तो बूस्टर डोज कह सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए एक और झटका, क्योंकि दोनों के लिए ये जंग बहुत निर्णायक होने वाली है। जहां शिंदे अपना पद बचाने में लगे हैं तो वहीं उद्धव अपनी पहचान बाला साहब की विरासत का वारिस बनने के लिए हर प्रयास करेंगे और इसीलिए दोनों गुट कोर्ट पहुंच गए हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एकनाथ शिंदे दिल में यही सोच रहे होंगे, तो वही उद्धव पार्टी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। लेकिन क्या सच में अब कोर्ट से उद्धव को राहत मिलेगी? फिलहाल तो नहीं लग रहा, क्योंकि उद्धव के हर दाव को पलटने के लिए शिंदे पहले से ही तैयार बैठे हैं। जहां उद्धव कोर्ट में इस पर स्टे लगाने की सोच रहे हैं, वहां शिंदे भी कोर्ट पहुंचकर केवट ले आए। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल शिंदे गुट की ही शिवसेना रहेगी, लेकिन कोर्ट की सुनवाई से पहले राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना नेता संजय राउत बीजेपी पर धनुष और तीर के चिन्ह को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए की डील का आरोप लगाया है। तो वही शिंदे गुट ने संजय राउत के दावे को खारिज कर दिया और पूछा, क्या संजय राउत कैशियर है? तो वही बीजेपी ने भी इसे बेबुनियाद बता दिया। मेघालय में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां जीत का ताल ठोक रही हैं। जनता को रिझाने के लिए तमाम दावों की पोटली खोली जा रही है और इसी सब के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने बीफ खाने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिससे राजनीति का पारा हाई है। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले सियासी तनातनी है, वार पलटवार है, जीत के दावे हैं, तमाम मुद्दों का मायाजाल है। इन्हीं सब के बीच एक बार फिर बीफ का चिन्ह ताबूत से बाहर निकल आया। जी हां, चुनावी समर से पहले मेघालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं बीफ खाता हूं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, पार्टी को भी मेरे खान पान से कोई दिक्कत नहीं है। मावरी न्यूज एजेंसी IANS को इंटरव्यू दे रहे थे, जहां उन्होंने NPP से गठबंधन, गोमांस बैन और CAA जैसे तमाम मुद्दों पर बात की। इसी दौरान उनका ये बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बीफ जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। मावरी का बयान ऐसे वक्त में आया जब वोटिंग नजदीक है। इसे सियासी घटनाक्रम के तौर पर भी देखा जा रहा है। वोटिंग के महज 10 दिन पहले ही बीजेपी ने अपना गठबंधन NPP से तोड़ दिया। एक तरफ बिहार में महफिल सजाकर नीतीश कुमार फिर से 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने का दंभ भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कहीं फिर से नायक बनने के चक्कर में नीतीश बाबू का हाल देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसा ना हो जाए। राजनीतिक पार्टियां 2024 की तैयारी में जी जान से जुट गई हैं। इसके साथ ख्वाबों का भी सैलाब उठ खड़ा हुआ।
बिहार में नीतीश कुमार सभी विपक्षियों को एक साथ लाकर मोदी के तख्ता पलट का आह्वान कर रही है। जवाब में बीजेपी चटकारे ले रही है। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि नीतीश बाबू बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं और देवगौड़ा इंद्र कुमार गुजराल बनने चले हैं। बता दें 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता का दम भर रहे हैं। एक बार फिर नीतीश विपक्ष को एक धागे में पिरोने में जुटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष का अगुवा कौन होगा भगवान जाने। पटना में CPI-ML का राष्ट्रीय कन्वेंशन था। तेजस्वी यादव के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, जहां उन्होंने बड़ी बात कही, कांग्रेस को साथ आने का न्योता भी दिया। सियासत में नीतीश बाबू इतने मजबूर हुए कि उन्हें इजहार मोहब्बत करना पड़ा। मोदी की अदावत ऐसी कि खुद को कांग्रेस के सामने समर्पण कर दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आज CBI के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें शराब घोटाले में जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सिसोदिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के MCD मेयर पर दिए गए फैसले के बाद से ही उन्हें खुद की गिरफ्तारी की आशंका थी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सिसोदिया खेल खेल रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला एक बाद फिर तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर CBI ने एक बार फिर से दिल्ली के डेप्यूटी CM को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन सिसोदिया ने CBI से अनुरोध किया कि फिलहाल वो दिल्ली का बजट बनाने की प्रक्रिया में व्यस्त है। ऐसे में उनका पूछताछ के लिए CBI दफ्तर जा पाना मुश्किल है। ऐसे में उन्हें कुछ और मोहलत दी जाए, जिसके बाद CBI ने भी पूछताछ के लिए उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया। मनीष सिसोदिया के मुताबिक वो फरवरी के अंत तक CBI ऑफिस जाएंगे और उस दौरान जब भी CBI उन्हें बुलाएगी वो वक्त पर पहुंचेंगे। हालांकि इसके साथ सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में MCD मसले पर उनके हक में फैसला आया, तभी उन्हें शक हो गया था कि बीजेपी वाले रविवार को उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। इसीलिए ये पूरी तरह बदले की कार्रवाई है। आरोप पर पलटवार करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि सिसोदिया भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बजट का बहाना कर रही है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में शुरुआत से सिसोदिया का रुख संदिग्ध रहा है। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और इस चुनाव में भारतीय मूल की निक्की हेली ने भी दावेदारी पेश की है, जिसके बाद उन पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। और इसी बीच अमेरिका की एक लेखिका एन कोल्टर ने उन पर नस्लभेदी टिप्पणी की है, जिसमें राजस्थान के करणी माता मंदिर का भी जिक्र किया गया है। अमेरिका में अगले साल यानी 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इस चुनाव में जहां देश के अलग अलग मुद्दों की गूंज है, तो वहीं इन मुद्दों के बीच राजस्थान के बीकानेर का करणी माता मंदिर भी सुर्खियों में आ गया है। दरअसल भारतीय मूल की निक्की हेली ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए दावेदारी पेश की है। संयुक्त राष्ट्र में राजदूत और दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी निक्की का जन्म अमेरिका में ही हुआ। उनका असली नाम नम्रता निक्की रंधावा है। उनकी इस दावेदारी पर अमेरिका की लेखिका और वकील एन कोल्टर ने एक नस्ल भेदी टिप्पणी की है। कोल्टर ने एक पॉडकास्ट में हेली से कहा कि तुम वापस अपने देश भारत क्यों नहीं चली जाती। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय परंपराओं पर भी आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि गायों की पूजा कौन करता है, वहां तो चूहों के भी मंदिर है। माना जा रहा है कि यहाँ कोल्टर का इशारा देशनोक के इसी करणी माता मंदिर पर था। ऐसे में कोल्टर के निक्की को लेकर दिए गए बयान उनकी नफरत को साफ दर्शाते हैं और साथ ही दिखाते हैं कि कोल्टर के अंदर भारत को बिहार के गोपालगंज में चनावे जेल से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहाँ एक कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन को ही वो निगल गया और बाद में पेट में भयंकर दर्द होने पर उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तब उसके पेट से एक मोबाइल फोन मिला। डॉक्टरों का कहना है कि एक्सरे में मोबाइल के कुछ आकार सा बना हुआ नजर आया और कुछ पदार्थ दिखाई दिया, जिसके बाद फिलहाल कैदी के ऑपरेशन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। तो देखिए एक्सरे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल वो निगल गया, जिसके बाद उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। उसको जब अस्पताल ले जाया गया, जब एक्सरे कराया गया तो मोबाइल का आकार बना हुआ नजर आया। अब बता दें कि पेट दर्द होने पर कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैदी ने पकड़े जाने के डर से ये मोबाइल निगला
और ये एक्सरे की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है जो आकार बना हुआ है उससे समझ पाना मुश्किल नहीं है कि कैदी के पेट में मोबाइल है। ताज नगरी आगरा में सीआईएसएफ जवानों ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए एक पर्यटक के साथ मारपीट की और उसे थप्पड़ मार दिया। सादी वर्दी में आए सुरक्षा बल से जुड़े एक समूह के जवान को भी सीआईएसएफ कर्मी ने लात मारी। उर्स के आखिरी दिन चादरपोशी के दौरान सुरक्षा बलों की बदसलूकी सामने आई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह रही कि भीड़ को कंट्रोल करने के चक्कर में सीआईएसएफ के जवानों ने एक दो लोगों पर हाथ पैर भी चला दिए। भीड़ कंट्रोल करने के लिए थप्पड़ कांड यहाँ पर हो गया। आपको बता दें कि उर्स के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर भारी संख्या में लोग आपको नजर आ रहे हैं, तो वहीं सीआईएसएफ के जवान भी लोगों के साथ समझाइश करते हुए फिलहाल तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। पर्यटकों के साथ अभद्रता करते हुए नजर आए सीआईएसएफ और भीड़ कंट्रोल करने के चक्कर में यहाँ थप्पड़ कांड हो गया। मजबूरियों के चलते कई बार लोग जल्दबाजी में ऐसी जगह से पैसा उधार ले लेते हैं जहां का भारी भरकम ब्याज चुकाते चुकाते उनकी जिंदगी ही गुजर जाती है। कई बार धमकियों से परेशान लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, पर गुजरात में गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने एक असाधारण पहल करते हुए ऐतिहासिक बदलाव कर डाला है। अब राज्य में पीड़ित लोगों को चैन है और वहीं अवैध सूदखोरों में कोहराम भी मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। नाजायज सूदखोरों के दबाव के चलते कितने ही लोगों ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया, पर गुजरात में सिर्फ 2 महीने के अंदर मंजर पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ गरीब राहत की सांस ले रहे हैं, जबकि दूसरों का खून चूसने वाले अवैध सूदखोर सदमे में हैं। ये सब मुमकिन किया है राज्य के युवा गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने। बता दें, गृह मंत्री हर्ष सांघवी के आदेश के बाद पुलिस ने 5 जनवरी से 31 जनवरी तक 25 दिनों में 1039 सूदखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये वो लोग थे जो गरीबों पर किसी शैतान की तरह नाजायज सूदखोरी का कहर बरसा रहे थे। जिस तरह से गुजरात में गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने असाधारण पहल कर पीड़ितों को अवैध ब्याजखोरी के जानलेवा जाल से बचाया है, ये बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल का काम करेगा, ताकि वहां भी इस तरह का अभियान चलाकर अवैध सूदखोरी के कोड को खत्म किया जा सके। उत्तर प्रदेश के बांदा में छात्र छात्राओं को फ्री में बांटी जाने वाली सरकारी किताबों को बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कबाड़ी की दुकान पर छापा मारा, जहां से 2022 से 2023 सत्र में बांटी जाने वाली 1268 सरकारी किताबें बरामद की गई है, जिसके बाद केस दर्ज कर आरोपी कबाड़ी वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 दिन पहले भी 5519 किताबें कबाड़ी को बेची गई थी, जिसे जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। 15 दिन पहले भी किताबें बेचने का ये मामला सामने आया था और जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में ये पूरा मामला डाला गया। बीएसए पर उठ रहे सवाल, आखिर क्यों नहीं की गई है कार्रवाई? सरकारी किताबें कबाड़ी को बेच दी गई, ये का बड़ा मसला सामने आया है। और पहले भी 15 दिन पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां सरकारी किताबें बेची जा रही थी, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चीन में पिछले कुछ सालों में एक एक करके कई अरबपति लापता हो गए हैं। एक बार फिर चीन में 1 अरबपति के लापता होने की खबर मिल रही है और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों बड़े बड़े उद्योगपतियों को ड्रैगन गायब कर देता है। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन कर देता है बड़े बड़े उद्योगपतियों को गायब। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कथित टकराव के बाद क्यों और कैसे गायब हो जाते हैं उद्योगपति? ये तमाम वो सवाल हैं जो चीन के लोगों के जहन में है। जी हां, चीन में एक और अरबपति लापता हो गए हैं। नाम है बाओ फान। दरअसल चाइना रेनेसा होल्डिंग्स के सीईओ बाओ फान से बीते 2 दिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
यही कारण है कि शुक्रवार को फान की कंपनी के शेयर्स में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई। अब सवाल ये है कि आखिर फान के लापता होने की बात आई कहां से? दरअसल चाइना रेनेसा होल्डिंग्स ने कहा कि उसके सीईओ बाओफान से हाल के दिनों में संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसकी जानकारी फान की कंपनी की ओर से गुरुवार को शेयर बाजार को दी गई एक मार्केट अपडेट में। अब आपको आराम से बताते हैं कि चीन के प्रमुख तकनीकी निवेशकों में एक बाओफान गायब होने वाले पहले चीनी कारोबारी नहीं है। पहले भी चीन से इस तरह की खबरें आ चुकी हैं।